चलिए दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। अगर चलिए दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। अगर आवाज़ क्लियर आ रही है एंड स्क्रीन विजिबल है तो सभी लोग थम्स अप बटन पे क्लिक कर दीजिए नीचे। ओके। एंड जब तक बाकी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हम लोग एक चीज़ बहुत क्लियरली समझते हैं कि आज का जो भी सेशन होने वाला है ये एक लेक्चर की तरह नहीं होगा। जैसे नॉर्मल हम लोग डिस्कशन करते हैं उस तरह से करेंगे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होगा, कहीं कोई क्वेश्चन पूछना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कर दिएगा, चैट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर सेशन उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा, या डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी क्वेरी आप अपनी जनरेट कर सकते हैं। ओके। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे और समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। सेशन के एंड तक सब लोग साथ में बने रहेंगे तो सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई विल ट्राई कि जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके सेशन को, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे। ओके। और डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके कैसे आप फुल टाइम या पार्ट टाइम करियर में उसको ले जा सकते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके किस तरह से अर्निंग्स की जा सकती हैं, किस तरह से प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग को, इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड कहीं भी कोई भी डाउट होता है, कुछ भी सजेशन देना, आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, वी विल कंसीडर दैट मैसेज। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं फाइनली। सबसे पहला क्वेश्चन आता है जब हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक समझना जरूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, वन इज डिजिटल एंड सेकंड इज मार्केटिंग। ओके। और डिजिटल मार्केटिंग समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग क्या होती है। क्योंकि देखो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग का नाम सुनते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ये वर्ड सुनते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में आता है बहुत से लोगों के कि यार ऑनलाइन चीज़ों को या ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल करना, दैट इज़ नोन एज डिजिटल मार्केटिंग। ओके। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सेल्स एक अलग टर्म होता है, सेल्स एक अलग प्रोसेस है, और मार्केटिंग एक अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग समझने के पहले हम समझते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है। तो देखो, मार्केटिंग इज़ नथिंग बट मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। ओके। मतलब मार्केटिंग और कुछ भी नहीं है, केवल लोगों को अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस के बारे में बताना, दैट इज़ नोन एज मार्केटिंग, बस दैट्स इट। लोगों को अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताना, दैट इज़ नोन एज मार्केटिंग। या सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज का प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना, दैट इज़ नोन एज मार्केटिंग। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ओके। जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, सो दैट इज़ ओनली एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मार्केटिंग समझ में आ गई है तो हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आज से हम अगर 4-5 साल पहले की बात करें तो डिजिटली इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई थी। तो हम लोग मार्केटिंग कैसे करते थे? ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ करते थे। ट्रेडिशनल मेथड्स का मतलब है हम लोग होर्डिंग्स का यूज़ करते थे, पैम्पलेट्स का यूज़ करते थे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालना है, टीवी है, रेडियो है, इन सब पे एडवर्टाइजमेंट करते थे, ठीक है। बट जैसे जैसे इंटरनेट का यूज़ बढ़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे हम लोग मार्केटिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करने लगे, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का मतलब है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो हम लोग यूजुअली डे टू डे लाइफ में इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, उस पर मार्केटिंग करनी है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल हमारा इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब, गूगल, या इस तरह के और भी कई प्लेटफॉर्म्स जिनको हम डे टू डे लाइफ में इंटरनेट पे यूज़ करते हैं। बहुत सी और भी वेबसाइट्स हैं जिस पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, अपना प्रमोशन कर सकते हैं, तो उससे हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। उसका रीज़न ये है कि हम हो, आप हो, या जितना भी मैक्सिमम पब्लिक जो है, मैक्सिमम लोग जो हैं,
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। क्लियर है? तो जहाँ पे पब्लिक है लोग वहीं पे तो मार्केटिंग करेंगे। हम आप या किसी भी बंदे को आप सिलेक्ट कर लो, सभी लोग इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। तो अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है तो मार्केटिंग इंटरनेट पे की जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? सिंपली डूइंग द मार्केटिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब एंड गूगल, दैट इज नोन एज डिजिटल मार्केटिंग। क्लियर? अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। क्यों लोग इतना ज़्यादा मूव कर रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग की ओर। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है कॉस्ट एफिशिएंसी। क्योंकि यार देखो, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं या कुछ डिसाइड करना होता है कि हमें क्या मेथड यूज़ करना है, डे टू डे लाइफ में भी हम कोई डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या चीज़ लेनी, क्या प्रोडक्ट लेना है, क्या सर्विसेज लेनी, क्या परचेज करना है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम अपना बजट देखते हैं। ठीक है, या कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट पड़ रही है, कौन सी चीज़ ज़्यादा सस्ती पड़ रही है विद द क्वालिटी, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट एफिशिएंसी पे अगर आते हैं, हम एक रफ एग्जांपल लेते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और ट्रेडिशनल मेथड में सबसे सस्ता जो सबसे कॉस्ट एफिशिएंट मेथड होता है वो होता है पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो उसमें भी फॉर एग्जांपल हमें अगर 1 लाख लोगों तक अपना एडवर्टाइजमेंट पहुंचाना है, ठीक है, तो पैम्पलेट प्रिंट करवाना पड़ेगा। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ लड़के हम लोग हायर करेंगे, कुछ लेबर हायर करेंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह, न्यूज़पेपर हॉकर्स जो होते हैं उनको हम लोग पैम्पलेट देते हैं, पैसे देते हैं कि भाई आप न्यूज़पेपर के साथ इसको लगा के और घरों में डाल देना। ठीक है, तो उनको भी कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर 1 लाख लोगों तक हमें अपना एडवर्टाइजमेंट पहुंचाना है, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें 25 से 30 हज़ार रुपये के अराउंड खर्चा करना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज इतना खर्चा आता है। ठीक है, बट वहीं अगर हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल प्लेटफॉर्म की, तो 1 लाख लोगों तक अपने एडवर्टाइजमेंट पहुंचाने के लिए हमें मैक्स टू मैक्स 5 to 6 थाउजेंड के आसपास खर्चा करना पड़ता है। थोड़ा बहुत ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, कि किस लोकेशन की पब्लिक को आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ऑन एन एवरेज 5 to 6 थाउजेंड में आप लगभग 1 लाख लोगों तक रीच कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो जहाँ पे एक तरफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें 1 लाख लोगों तक रीच करने में कम से कम 25 to 30 थाउजेंड का एक्सपेंस आ रहा था, वहीं डिजिटल मार्केटिंग में 1 लाख लोगों तक रीच करने के लिए केवल 5 to 6 थाउजेंड का मेरा खर्चा आ रहा है। ठीक है, तो कॉस्टिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट जाता है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि इफेक्टिवनेस क्या है। ऐसा तो नहीं है कि सस्ता है तो कोई असर ही ना हो उसका, हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसके, उससे हमारे बिजनेस पे कोई ग्रो नहीं हो रहा है। तो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ना, वो होता है टारगेट ऑडियंस का। टारगेट ऑडियंस क्या होता है, बहुत इजीली समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग मोबाइल यूज़ करते हो, आप सभी लोग इंटरनेट यूज़ करते हो। कभी ना कभी आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी है, या कहीं आप बाहर गए हो, आपको होटल वगैरह सर्च करना है, रेस्टोरेंट सर्च करना है। ठीक है, या आप कोई प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हो, मान लो आपको मोबाइल परचेज़ करना है, तो आप नेट पे पहले देखते हो ना कि हाँ यार मेरा बजट इतना है, मुझे ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, कौन कौन से मोबाइल मेरे बजट में आ रहे हैं। एंड आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ सर्च करते हो इंटरनेट पे, तो कुछ टाइम के बाद आपको, जब भी आप इंटरनेट यूज़ करोगे, चाहे आप गूगल यूज़ कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, या इंस्टाग्राम यूज़ करो, या फेसबुक यूज़ करो, उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आपको दिखने लगते हैं। यस और नॉट? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, दिखने लगते हैं कि नहीं दिखने लगते हैं? सबने एक्सपीरियंस किया ये चीज़? ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, ये हमारे जो बिहेवियर होता है, हम जो भी चीज़ें सर्च करते हैं, जो भी काम करते हैं इंटरनेट पे, उसको समझ के हमको वही एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो ये नहीं हो सकता है ना। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो आपने एक बार एडवर्टाइजमेंट चला दिया तो वो चला दिया। अब होर्डिंग लगी है अगर कहीं सड़क पे,
तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर आपको ज़रूरत है उस प्रोडक्ट की तो आपको होल्डिंग दिखाई देगी, नहीं ज़रूरत है तो नहीं दिखाई देगी। या जब कोई पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो आपसे पूछ के तो देता नहीं है कि भैया आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है कि नहीं है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट मैक्सिमम उन लोगों को ही दिखाया जाता है जिनको आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस की रिक्वायरमेंट है। और जब ऐसा होता है भाई, आप 100 लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया, उसमें से 80 लोगों को रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, तो चांसेस ज़्यादा है ना आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस के सेल होने के। बट वहीं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, 100 लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया और उसमें से केवल 20 या 25 लोग ऐसे हैं जिनको रिक्वायरमेंट है। तो अगर 20 या 25 लोग ही ऐसे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल्स उतनी नहीं होगी जितनी हमें डिजिटल मार्केटिंग में मिल रही है, ठीक है। और ऐसा किस वजह से होता है, टारगेट ऑडियंस सेट करने की वजह से। ओके, टारगेट ऑडियंस सेट करने का मतलब है उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाना जिनको आपके प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वायरमेंट हो। समझ में आ गया? एनी डाउट टू एनीवन? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पहले 2 पॉइंट्स में डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी बेटर रहा, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है डिजिटल मार्केटिंग। और सेकंड में वर्क जब हम लोग करते हैं तो उसका रिजल्ट भी, आउटकम भी डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा बेटर आ रहा है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं कि भैया यूज़र फ्रेंडली कौन है, यानी कि किसको यूज़ करना ज़्यादा आसान है, किसको यूज़ करना ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड हम लोग जब भी यूज़ करते हैं मार्केटिंग का, तो उसमें कहीं भी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है, मतलब हमें अदर पर्सनस पे ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। बट डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग जब आप लोग सीखेंगे और आप लोग काम करना शुरू करेंगे तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि आप खुद से बैठ के और बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद, बहुत बेसिक ट्रेनिंग के बाद भी आप घर बैठ के डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक से है, आपने एडवर्टाइजमेंट पोस्ट किया, उसको जब प्रमोट करना है आपको, तो वहाँ पे जाके आप किस तरह से चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, एरिया सेट करना कि कहाँ पे कितने एरिया में आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है, किस तरह की ऑडियंस चाहिए, कितने बजे से कितने बजे तक एडवर्टाइजमेंट करना है, मेल के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज या फीमेल के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है हमारा प्रोडक्ट। तो एक टारगेट ऑडियंस सेट कर देते हैं और उन पे हम लोग इजीली खुद खुद से हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। बट अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें, अगर हमें पैम्पलेट भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो हमें पहले किसी डिज़ाइनर को देखना पड़ेगा, वो पैम्पलेट डिज़ाइन करेगा, ठीक है, फिर उसको प्रिंटिंग के लिए देना पड़ेगा। प्रिंट होने के बाद भाई हमें कोई और प्रिंट करके देगा ना, आप घर में तो प्रिंट करोगे नहीं। फिर प्रिंट होने के बाद आप किसी को वो दोगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी दूसरे लोगों पे भी हमारी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यूज़र फ्रेंडली भी डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा है, ठीक है। तो हम 3 पॉइंट्स पे अगर बात करें, कॉस्ट एफिशिएंसी, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से सस्ता है, डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा रिजल्ट जनरेट करता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में, और डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, यूज़ करना इसको ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अगर हम आज की डेट में देखें तो पिछले 4-5 साल में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ, और जैसे जैसे इंटरनेट की क्वालिटी, नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप और बढ़ता जा रहा है, ठीक है। करंट सिनेरियो में अगर देखें तो हर महीने, एवरी मंथ, अगर आप एमएसएमई की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो एवरी मंथ कम से कम 25 से 30 हज़ार, 35 हज़ार नई कंपनीज रजिस्टर्ड हो रही हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। अब इतनी कंपनीज रजिस्टर्ड हो रही हैं, आप ये बताओ कि क्या इतने डिजिटल मार्केटर, हर अच्छे डिजिटल मार्केटर की मैं बात कर रहा हूँ, क्या इतने अच्छे डिजिटल मार्केटर हर महीने ट्रेंड होके निकल पा रहे हैं? और आज की डेट में हर कंपनी को कहीं ना कहीं ज़रूरत तो है ही है ना डिजिटल मार्केटिंग के लिए लोगों की। तो उनको रिक्वायरमेंट है, नई नई कंपनीज आ रही मार्केट में, बट डिजिटल मार्केटर उतने एफिशिएंटली, उतने अच्छी क्वालिटी के नहीं ट्रेंड होकर निकल पा रहे हैं। दैट मीन्स काम की कमी नहीं है मार्केट में। आप अगर काम की तरह देखना चाहें, आप अगर जॉब की तरह देखना चाहें तो भी, आप अगर डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में खुद की एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं
फ्यूचर स्कोप क्या है इसका, सॉरी, ये तो क्या करंट स्कोप, फ्यूचर स्कोप क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज भी हमारी कंट्री में मोर देन 65%, 68% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है या गांवों में रहती है। ठीक है, आज भी वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, और आज भी वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन नहीं यूज़ कर रहे हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है। ठीक है, जो 40+ या 45+ एज के लोग हैं। ठीक, बट हमारे आपकी जनरेशन के जो लोग हैं जो बिलो 30 हैं, जो 25, 23, 24 ईयर्स के हैं, वो लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेगी, ये जो परसेंटेज आज 65% या 60% के आसपास हम लोग मान लेते हैं, जो आज इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट पे एक्टिव नहीं है, वो भी आने वाले 6, 7, 8 साल बाद, 10 साल बाद वो परसेंटेज भी इंटरनेट पे अवेलेबल होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी भी गांव वगैरह में डेवलप होंगी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों की प्रेजेंस इंटरनेट पे बढ़ेगी। और अभी सोचो, जब 40% लोग या 35% लोग इंटरनेट पे एक्टिवली अवेलेबल हैं, तब इतना स्कोप है, तो आगे जाके स्कोप कितना बढ़ने वाला है। ठीक है, एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स का मतलब है कि बेसिकली किस किस तरह से हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो 7, 8 पॉइंट्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग उनके नाम देख लेते हैं, फिर वन बाय वन उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और कहीं भी किसी को भी कोई डाउट हो, मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग तुरंत कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप जो दिया गया है उस पर मैसेज कर सकते हैं, आप लोग की क्वेरी सॉल्व की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम एसईओ भी कहते हैं। सेकंड है सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एसईएम। थर्ड वन इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ईमेल मार्केटिंग। नेक्स्ट कंटेंट मार्केटिंग, देन एफिलिएट मार्केटिंग, एंड देन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या दिया गया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को समझने से पहले ना हम इस जानते हैं सर्च इंजन क्या होता है। ठीक है, सर्च इंजन क्या होता है, जब भी हम लोग मोबाइल पे या लैपटॉप पे बैठ के कोई चीज़ सर्च करने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं, गूगल बाबा के पास जाते हैं हम लोग, कि हाँ भाई गूगल बाबा, हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें बता दो। ठीक है, तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं यूजुअली चीज़ों को सर्च करने के लिए, जैसे गूगल हो गया हमारा, मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है, ओपेरा मिनी है, तो ये जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे हम कहते हैं सर्च इंजन। ठीक है, अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है। आप जब भी कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस सर्च करते हो इंटरनेट पे, तो आप देखते हो कि जो वेबसाइट्स या जो प्लेटफॉर्म ज़्यादा फेमस हैं, जिस पे ज़्यादा क्राउड होती है, जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, उसकी रैंकिंग ऊपर होती है, और वो गूगल पे ऊपर शो करता है। ठीक है, और जैसे जैसे ट्रैफिक कम होता जाता है, जैसे जैसे अ, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी रीच कम होती जाती है, उनकी रैंकिंग कम होती जाती है, वो हमें इंटरनेट पे नीचे शो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि अपनी रैंकिंग को या अपने प्लेटफॉर्म की रैंकिंग को इंक्रीज करना, जिससे गूगल पे वो ऊपर से ऊपर दिखाई देना शुरू हो। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक लंबा प्रोसेस है। दैट मीन्स हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि जिसके थ्रू हमारी रैंकिंग जनरेट होती है, रैंकिंग इम्प्रूव होती है। बट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप एक दिन में नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये 3 महीने से 6 महीने या 1 साल तक का टाइम लेता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का कंटेंट है आपकी वेबसाइट पे,
किस तरह की ऑडियंस है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है बट इफ़ेक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी रैंकिंग इंक्रीज करते हैं कि जब गूगल पे कोई उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करे तो ऊपर से ऊपर हमारा एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मोबाइल शॉप खोली है, मोबाइल का ऑनलाइन स्टोर खोला। ठीक है, तो आप चाहते हो कि आपके एरिया में जब भी कोई मोबाइल के बारे में सर्च करे या मोबाइल खरीदना चाहो गूगल पे सर्च करे तो आपकी रैंकिंग ऊपर से हो। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप धीरे धीरे अपनी रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हो और आज से 3 महीने बाद 4 महीने बाद हो सकता है ये सिचुएशन आ जाए कि आपके एरिया में जब भी कोई मोबाइल के बारे में सर्च करता है या ऑनलाइन मोबाइल स्टोर के बारे में सर्च करता है तो आपके एडवर्टाइजमेंट सबसे सॉरी आपका जो पोस्ट है ये सबसे ऊपर दिखाई दे। ठीक है, बट वो एक दिन का या 2 दिन का काम नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग। अब देखो सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या होता है, आप सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि ऑप्टिमाइजेशन और मार्केटिंग में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, बेसिक सा डिफरेंस ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या ऑप्टिमाइजेशन वर्ड जब भी यूज़ होता है तो हम वहाँ पे कोई भी डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर रहे होते हैं अपने पोस्ट को हाईलाइट करने के लिए, अपनी रैंकिंग को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, बट जब मार्केटिंग वर्ड यूज़ हो जाता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पेमेंट इंक्लूड हो जाती है। यानी कि हम अपने पोस्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, अपने एडवर्टाइजमेंट को दिखाने के लिए वहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ होता है, अब आपने अपना मोबाइल स्टोर ओपन किया, ऑनलाइन मोबाइल स्टोर ओपन किया। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन में तो टाइम लगेगा भाई 2-3 महीने का। मैंने अभी आपको बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसके थ्रू रैंकिंग इंक्रीज करने में टाइम लगता है कम से कम 2 से 3 महीने का। ठीक है, अब 2-3 महीने आप खाली तो बैठोगे नहीं कि भाई हमें बिजनेस करना ही नहीं है। तो उस ड्यूरेशन में आप क्या कर सकते हो, सर्च इंजन मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हो कि हमने पेड एडवर्टाइजमेंट कर दिया। और पेड एडवर्टाइजमेंट करने के बाद क्या होगा कि आपका एडवर्टाइजमेंट ऊपर शो होने लगेगा। ठीक है, भले ही कुछ खर्चा होगा, हम मान रहे हैं कि चलो एक मोबाइल पे मान लो आपका 100 रुपये बचने थे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 100 रुपये बचने थे, 5 रुपये आपने एडवर्टाइजमेंट में दे दिए, आपके 95 रुपीज़ बचे, 95 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। बट प्रॉफिट तो हुआ ना। अगर आप ऑप्टिमाइजेशन के लिए बैठोगे तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो आपका प्रॉफिट होने ही नहीं है, क्योंकि जब आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी तभी तो आपका प्रोडक्ट ऊपर होना शुरू करे, ऊपर दिखाई देना शुरू करेगा। ठीक है, तो सर्च इंजन मार्केटिंग इनिशियल डेज के लिए बहुत यूज़फुल होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट या आपने अपना कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया तो उस टाइम पे पब्लिक तक रीच करने के लिए आप सर्च इंजन मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है, देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, जैसे हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, यूट्यूब है, जहाँ पे हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वो होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो काम करता है ना, वहाँ पे हम लोग जाके जो भी टाइप करते हैं, जो भी सर्च करते हैं, उसके बेस पे उसको पता चलता है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है और वो उस चीज़ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और उस चीज़ से रिलेटेड सर्विसेज हमको दिखाना शुरू करता है। ठीक है, और उसके बेसिस पे जब लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करते हैं उसके बेसिस पे हमारे प्लेटफॉर्म की या हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी रैंकिंग इम्प्रूव होती है। ठीक है, बट सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में क्या है कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से रैंकिंग इम्प्रूव होती है। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिखाना शुरू करता है। और ये उसको पता कैसे चलता है आपका जो इंटरेस्ट है, जो भी आप चैट करते हो, ठीक है, या जो भी आप पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है, जिस तरह के ग्रुप्स में आप इन्वॉल्व हो, जिस तरह की कम्युनिटीज़ को आपने ज्वाइन किया हुआ है, उसके बेसिस पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये पता चल जाता है कि भाई आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक है, आप टेक्निकल वीडियोस बहुत ज़्यादा देख रहे हो। ठीक है, यूट्यूब पे आप लोगों ने बहुत रियलाइज़ किया होगा कि जिस तरह के वीडियोस आप लोग देखना शुरू कर देते हो, यूट्यूब उसी तरह के वीडियोस आपको रिकमेंड करना शुरू कर देता है। एग्री और नॉट, सभी लोग एग्री करेंगे इस चीज़ से। इसी तरह से फेसबुक पे भी जिस तरह के पोस्ट आप कर रहे हो, जिस तरह के ग्रुप्स में आप इन्वॉल्व हो, उसी तरह के सजेशंस आपको आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब जिस तरह के लोग
आपके प्रोडक्ट को या सर्विसेज को देखना या पसंद करना शुरू करते हैं, उसमें इंटरेस्ट होता है, ठीक है, तो उसके बेस पे आपकी रैंकिंग सोशल मीडिया पे इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है, ठीक। तो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंस ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में रैंकिंग इम्प्रूव होती है सर्च के बेसिस पे कि लोग कितना उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, कितना ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में रैंकिंग इम्प्रूव होती है इंटरेस्ट के बेसिस पे। आपकी जो भी एक्टिविटी होगी सोशल मीडिया पे, उसके बेसिस पे किसी प्रोडक्ट की या किसी सर्विस की या किसी प्लेटफॉर्म की रैंकिंग इम्प्रूव होती है और आपको उस तरह के सजेशंस आना शुरू होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? जल्दी से यस या नो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? जैसा कि मैंने ऊपर बताया आप लोग को, ऑप्टिमाइजेशन और मार्केटिंग में सिंपल सा डिफरेंस होता है पेमेंट का। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, कोई भी डायरेक्ट पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं रैंकिंग इम्प्रूव करने के लिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या है कि हम पेड प्रमोशंस करते हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कई पोस्ट आप लोग देखते हो यूट्यूब पे, उसमें एड्स लिख के आता है, ठीक है, या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। ओके, तो बेसिकली बेसिक से डिफरेंस यही है कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बिना किसी डायरेक्ट पेमेंट के हम लोग रैंकिंग इम्प्रूव करते हैं, और सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, पेड प्रमोशंस करते हैं, कुछ पेमेंट करते हैं अपने पोस्ट को या अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, ठीक है। अब सर्च इंजन मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग में डिफरेंस ये है कि सर्च इंजन मार्केटिंग में हम लोग मार्केटिंग करते हैं, पेड प्रमोशंस करते हैं गूगल वगैरह पे, सर्च इंजन्स पे। और सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रमोशन करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स, जहाँ पे हम लोग करते हैं इस तरह की चीज़ों को। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्टिव, बहुत से लोग बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न होता है कि गलत तरीके से ईमेल मार्केटिंग करना। ईमेल मार्केटिंग का मतलब लोग समझते हैं कि कहीं से भी हमने कुछ पैसे देके बहुत सारी ईमेल्स परचेज कर ली, ईमेल आईडीज़ परचेज कर ली, और हमने उस पर मेल भेजना शुरू कर दिया, ठीक है, अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस या अपनी कंपनी, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में। बट क्या वो सही तरीका है? मतलब फिर डिजिटल मार्केटिंग का जो एक फीचर था कि टारगेट ऑडियंस सेट करना, वो तो ख़त्म ही हो गया ना। जब आपको ये पता ही नहीं है, आप ब्लाइंडली लोगों को ईमेल कर रहे हो, ठीक है, आपने उसमें कोई फ़िल्टर लगाया ही नहीं है कि भाई इसमें से कितनी ईमेल ऐसी हैं जिसका जो क्लाइंट बेस हमारे प्रोडक्ट के लिए यूज़फुल है, तो आपकी ईमेल मार्केटिंग कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती है जब कॉलेज में एडमिशन्स का टाइम होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा है ही नहीं जिसको कॉलेज में एडमिशन लेना है, बट कॉन्टीन्यूसली ईमेल्स आती हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। उससे बेटर है कि एक बार उस पर फ़िल्टर लगाया जाए और कुछ इस तरह से ईमेल्स कलेक्ट की जाए कि हमें ये पता हो कि हाँ भाई, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज गोएंगे, जिनको कॉलेज में एडमिशन लेना है आने वाले 1-2 साल में, या अभी इस साल एडमिशन लेना है, उनको अगर मेल भेजी जाए कॉलेज के प्रमोशन के लिए या कॉलेज के एडवर्टाइजमेंट के लिए, कॉलेज के इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी ना। पॉइंट समझ में आ रहा है कि ईमेल मार्केटिंग क्यों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है? और जब आने वाले सेशंस में हम डिटेल में ईमेल मार्केटिंग पढ़ाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ईमेल मार्केटिंग को किस तरह से और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? तो देखो, कंटेंट मार्केटिंग समझने से पहले हमें समझते हैं कंटेंट कितने तरह के हो सकते हैं। कई तरह के कंटेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके ब्लॉग्स हो सकते हैं जहाँ पे आपका टेक्स्ट कंटेंट होता है, ठीक है। आप इन्फोग्राफिक्स देख सकते हो। इन्फोग्राफिक्स क्या होता है? ग्राफिक्स के थ्रू चीज़ों को रिप्रेजेंट करना। जैसे अभी आपके सामने एक स्क्रीन पे कुछ स्लाइड्स आ रही हैं, ठीक है, तो इसके थ्रू चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। डायग्राम या चार्ट्स के थ्रू चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, वो भी एक कंटेंट हो गया।
फिर आपका वीडियो हो गया, आपका ऑडियो कंटेंट हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट है। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है बेसिकली? हम क्या करते हैं, क्लाइंट्स को, अपनी टारगेट ऑडियंस को कंटेंट प्रोवाइड करवाना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे कंटेंट प्रोवाइड करवाते करवाते हम अपनी मार्केट ग्रो करते हैं। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, सभी लोग रिलेट कर पाएंगे। आप लोगों ने कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल पे फूड ब्लॉग्स या रेसिपीज़ जो होते हैं, बहुत से शेफ्स ऐसे हैं जो अपना रेसिपी चैनल रन करते हैं। ठीक है, आपको अलग अलग तरह का खाना बनाना सिखाते हैं। ठीक, तो उन्होंने क्या किया कि आपको रेसिपीज सिखा रहे हैं, खाना बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग डिशेस की रेसिपी आपको दे रहे हैं। ओके, एंड एट द एंड ऑफ द रेसिपी, एट द एंड ऑफ द वीडियो, वो आपसे क्या कहते हैं कि भाई देखो ये रेसिपी थी, इसमें इन इन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ हुआ है, इस तरह के जो यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं, उनका यूज़ हुआ है। ठीक है, इस तरह के इक्विपमेंट्स के, इस तरह के किचन अप्लायंसेस का यूज़ हुआ है। ठीक, अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके परचेज़ कर सकते हैं। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, पहले आपको कंटेंट दिया, पहले आपको रेसिपी दी, उसके बाद उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करने के लिए मार्केट ग्रो करने की कोशिश की। ठीक, ये एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मैं अपना कोई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहता हूँ। ठीक है, आप अपना कोई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रन करना चाहता हूँ, स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। अब फॉर एग्जांपल मैं बैंकिंग, एसएससी या यूपीएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि उससे रिलेटेड आपको छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वीडियोस, छोटे छोटे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया, अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको क्या दे रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ। आपको मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, एक लेक्चर, दो लेक्चर, तीन लेक्चर, टॉपिक वाइज सिलेबस के हिसाब से मैं पूरा सिलेबस कवर करवा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जब आप मेरे रेगुलर कस्टमर बन गए, जब आप रेगुलरली मेरे प्लेटफॉर्म पे आने लगे, ठीक है, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, उसके बाद मैंने क्या कहा कि एक टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च कर दी कि भाई ये एग्ज़ाम आपका आने वाला है। ठीक है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और खुद को एनालाइज कर सकते हो। लेक्चर्स आपके लिए फ्री हैं, बट ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करके और खुद को एनालाइज कर सकते हो। ओके, या कोई बुक मैंने लॉन्च कर दी कि भाई लेक्चर आप करते रहो, प्रैक्टिस के लिए मैंने ये बुक लॉन्च कर दी, इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या किया, कंटेंट प्रोवाइड करवाया ना, रेगुलरली कंटेंट प्रोवाइड करवाया, प्रोवाइड करवाया, प्रोवाइड करवाया, देन वहाँ से अपनी मार्केट डेवलप की। ठीक है, तो इस तरह की जो मार्केटिंग होती है उससे हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। क्लियर है? एनी डाउट? किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। तो देखो, एफिलिएट मार्केटिंग को अगर हम डेली की जो डे टू डे लाइफ होती है उसके बेसिस पे समझने की कोशिश करें, बहुत ईजिली। ठीक है, मान लो मेरी कोई शॉप है या मेरा कोई शोरूम है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक, मान लो मेरा एक मोबाइल शोरूम है। ठीक है, या मैंने जैसा अभी बताया, ऊपर एक एग्जांपल लिया था कि मैं अपना कोई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा हूँ। ठीक, अब आप मेरे पास आए, आपने मुझसे कहा कि भाई देखो, तुम्हारा ये कोर्सेज हैं, ठीक है, इन कोर्सेज को सेल करवाने में या इसमें इनरोलमेंट करवाने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक, बदले में मुझे इतने परसेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा एक कोर्स अगर 5,000 रुपीज़ का है, आपने कहा मैं सेल करवा दूंगा, बट जितने भी इनरोलमेंट होंगे पर कैंडिडेट के हिसाब से, पर इनरोलमेंट के हिसाब से मैं 500 रुपीज़ आपसे चार्ज करूँगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेल करो मेरे लिए। मैंने आपको ऑथराइज कर दिया उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो आपके पास क्लाइंट बेस है, आपको पता है कैसे सेल करना है, आप लोगों को जानते हैं, आप स्टूडेंट्स के बीच में आपकी पकड़ है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि मेरे लिए इनरोलमेंट्स करवाना शुरू कर दिए। ठीक, अब आपने अगर दिन भर में 10 इनरोलमेंट करवाए 5,000 के हिसाब से, तो आपका जो एक सेट इंसेंटिव है, जो सेट आपका प्रॉफिट है, जो सेट मार्जिन है, वो आपने एट द एंड ऑफ द डे मुझसे चार्ज कर लिया कि भैया 500 रुपीज़ के हिसाब से 10 लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो 5,000 रुपीज़ आप मुझे दे दो। ठीक है,
ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग सिंपल वर्ड्स में। ठीक। अब डिजिटल मार्केटिंग में इसको किस तरह से समझ सकते हैं? मैंने क्या किया, अपने प्लेटफॉर्म पे आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को या किसी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट या सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है। और हमने ये डील की कि भाई देखो, आपका एडवर्टाइजमेंट हम ये कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, इसका हम कुछ चार्ज लेंगे, प्लस जितने भी प्रोडक्ट्स आपके सेल होंगे, जितने भी इनरोलमेंट्स होंगे मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है, उस पे हम पर प्रोडक्ट या पर इनरोलमेंट हम इतना पैसा चार्ज करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग में एफिलिएट मार्केटिंग। अब मान लो मेरा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें फॉर एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ अभी एग्जांपल के लिए कि मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को 11th-12th की कोचिंग या ग्रेजुएशन की कोचिंग प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे प्लेटफॉर्म पे या मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 1 लाख स्टूडेंट्स की क्राउड है। ठीक है। अब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो फॉर एग्जांपल कैट मैट या जितने भी एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन करवा रहा है। ठीक है। तो उनके साथ मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए डील किया और अपने प्लेटफॉर्म पे उनका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या उनके जो कोर्सेज हैं उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब चूंकि मेरे पास जो क्लाइंट बेस है वो कॉमर्स स्टूडेंट्स का है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके कोचिंग में या उनके कोर्सेज के लिए मेरे स्टूडेंट्स जाके इनरोल कर सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ से हम कुछ इंसेंटिव या कुछ मार्जिन हम अर्न करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। सो दैट इज़ नोन एज एफिलिएट मार्केटिंग। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नोन एज, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नोन एज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है? जब हम इनिशियली बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज़ इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा किया जाता है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। भाई जब आप डिजिटल प्रेजेंस बना रहे हो, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं डिजिटली। ठीक है। आपकी प्रेजेंस नहीं है, आप उतना फेमस नहीं हो, आप उतना पॉपुलर नहीं हो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। सो आप क्या करते हो कि पहले से जो जिनकी मार्केट बनी हुई है, जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ एक कोलेब्रेशन करते हो। आप हो सकता है उनको कुछ पेमेंट पे करो, उस चीज़ के लिए कुछ फीस पे करो। ठीक है। या कुछ इस तरह का कोलेब्रेशन करते हो, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हो कि वो आपको प्रमोट करें। ठीक है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे ग्रो होना शुरू होते हो। ठीक। फॉर एग्जाम्पल जो लोग संदीप माहेश्वरी को फॉलो करते हैं, भाई आप लोग देख रहे हो एक सीरीज चल रही है उनकी, वो यूट्यूबर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे बुला के और उनको प्रमोट करते हैं। ठीक है। रेगुलर इंटरव्यूज आते हैं उनके। ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो यूट्यूबर्स उनके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं उनके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है। और संदीप माहेश्वरी सर की भी ग्रोथ हो रही है, उनके जो जो लोग प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं उनका भी कुछ क्लाइंट बेस है। ठीक है। तो बेसिकली म्यूचुअल टाई अप हो गया। ठीक है। और इस तरह के प्रमोशन से, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हो गया हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है। मीन्स पहले से इस्टेब्लिश जो लोग हैं इंटरनेट पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, उनकी हेल्प लेना अपने प्रोडक्ट को, अपने प्लेटफॉर्म को या अपने सर्विसेज को ग्रो करने के लिए। क्लियर है? आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल मार्केटिंग फनल क्या होता है। सो बेसिकली देखो, अभी तक हमने डिजिटल मार्केटिंग के जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसको समझ लिया है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। कैसे हम लोग साथ मिल के काम कर सकते हैं। बेसिकली इसमें 2 तरह के प्रोजेक्ट हैं जिसमें वी कैन हेल्प यू, ओके, टू अर्न मनी ऑनलाइन, या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम लोग कैसे वर्क करके अर्न कर सकते हैं। अब हम उस पॉइंट पे आते हैं। ठीक है। तो पहला है एक ई लर्निंग प्रोजेक्ट क्लास 5th से क्लास 12th के बीच के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। उस पर किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं डिजिटल मार्केटिंग फनल के थ्रू। ओके। सो देखो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे इमेज दिख रही है उसमें स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करिएगा। अप टू डाउन चलेंगे, टॉप टू बॉटम चलेंगे।
ठीक है, वन बाय वन, स्टेप वाइज, यानी कि पहला स्टेप सबसे टॉप पे, उसके बाद वाला स्टेप उसके नीचे, उसके बाद वाला स्टेप उसके नीचे, उसके बाद वाला स्टेप उसके नीचे। सेकेंड पॉइंट, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे हमारा क्राउड बेस, हमारा क्लाइंट बेस, हमारा ट्रैफिक कम होता जाएगा। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं क्यों और ऐसा किस लिए होता है, क्या रीज़न है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा है अवेयरनेस का। ठीक है, अवेयरनेस का मतलब क्या है कि अपनी किसी एक्टिविटी को, अपने किसी, आपने कोई इवेंट प्लान किया है उसके बारे में लोगों को एडवर्टाइजमेंट करना या प्रमोट करना। ठीक है, लेफ्ट में देखो, अवेयरनेस के लेफ्ट में ब्लैक कलर से लिखा होगा ड्राइव ट्रैफिक, यानी कि अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक लेके आना। ठीक है, ट्रैफिक जनरेट करना अपने प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग वर्क कर रहे हैं क्लास 5 से क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, उनको कंटेंट प्रोवाइड करवाना, उनको लेक्चर्स प्रोवाइड करवाना, उनको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाना, कंप्लीट प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 टू क्लास 12। ठीक है, तो अब हमें अपना प्रमोशन करना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक्टिविटी प्लान करते हैं। हमने मान लो कोई एक स्कॉलरशिप टेस्ट प्लान किया कि भाई हम नेक्स्ट मंथ या आज से 20 दिन बाद या आज से 25 दिन बाद एक स्कॉलरशिप टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, तो स्कॉलरशिप टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड है, इसके लिए हमें सबसे पहले उसको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा ना, प्रमोट करना पड़ेगा। जब तक हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तब तक स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि इस तरह का कोई इवेंट आने वाला है। ठीक है, और जब तक स्टूडेंट्स को पता नहीं चलेगा तब तक वो लोग पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। तो पहला पॉइंट, जब हम एडवर्टाइज कर रहे हैं उस चीज़ को, उस इवेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली लोगों को अवेयर कर रहे हैं अपने इवेंट के लिए। ठीक है, कि हाँ भाई इस डेट को, इस तारीख को या इस टाइम पे इस तरह का एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, उसके लिए हम स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया ड्राइव ट्रैफिक, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना एडवर्टाइजमेंट पहुंचाना। ओके, सेकंड पॉइंट है डिस्कवरी। अगर लेफ्ट में जाके देखिए तो लिखा हुआ है इंगेज विद द ऑडियंस, मतलब पहले हमने एडवर्टाइजमेंट कर दिया। ठीक है, अब मान लो आपने 1 लाख लोगों तक एडवर्टाइजमेंट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी 1 लाख लोग जिनको भी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो वो सब लोग हमारे इवेंट में नहीं आएंगे। जितने लोगों को आपने एडवर्टाइजमेंट किया है उससे कम लोग ही इवेंट में आते हैं यूजुअली। ठीक है, तो मैंने 1 लाख लोगों तक एडवर्टाइजमेंट किया। ठीक है, और जितने लोगों ने उस इवेंट में, उस स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, सपोज 70,000 स्टूडेंट्स ने, 75,000 स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो हमने क्या किया, कहीं ना कहीं उनके साथ आप इंगेज हो रहे हैं ना, उनके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके साथ टच में हैं हम, जब वो हमारे पास स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, हम अपनी सर्विसेज उनको दिखा पा रहे हैं, हम अपने क्वेश्चन पेपर्स की क्वालिटी, ठीक है, कंटेंट की क्वालिटी उनको दिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम उनके साथ इंगेज हो रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे हैं वो हमारे साथ, हमारी एक्टिविटी के साथ, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ इंगेज हो रहे हैं। ठीक है, जब वो स्टूडेंट्स हमारे साथ हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में, हमारे किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद क्या होगा, सपोज 75,000 स्टूडेंट्स ने, 1 लाख लोगों तक हमने एडवर्टाइजमेंट किया, 75,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। अब उस 75,000 स्टूडेंट्स में से कुछ परसेंटेज ऐसा होगा जो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, जिनको हमारी सर्विसेज अच्छी लगेंगी, जिनका फीडबैक अच्छा होगा, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो न्यूट्रल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कमी लगी होगी, और वो हमको उसके लिए सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे मुझे ये कमी लगी, इसमें यहाँ पे इस जगह पे ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, बट पॉइंट अगर देखें तो जब हमने एक बार एक एक्टिविटी की, एक या दो एक्टिविटीज़ की, और वहाँ से हमने फीडबैक लिया, तो जो पॉजिटिव फीडबैक्स हैं, जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, उसके बेस पे हम इंक्वायरीज जनरेट कर सकते हैं। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरे स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, उसमें से जिसने भी पॉजिटिव फीडबैक दिया, हम कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि यार ये मेरे लिए पॉजिटिव लीड्स हैं, इनको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स में। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या होता है कि जब हमने एक बार इंटरेक्शन किया कस्टमर्स के साथ, एक बार हम इंगेज हुए कस्टमर्स के साथ, तो उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जनरेट इंक्वायरीज, जिसे हम कंसिडरेशन कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट में आप देख सकते हो जनरेट इंक्वायरीज, यानी कि
वहाँ से इंक्वायरीज जनरेट करना कि कितने कस्टमर हमारे प्रोडक्ट में, हमारी सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, वो एक डाटा हमने बना लिया। और वो डाटा बनाने के बाद फिर हमारी जो सेल्स की टीम होती है वो कन्वर्जन का काम शुरू करती है। कन्वर्जन का मतलब है कि जो हमारी लीड्स हैं, ठीक है, उनको कस्टमर में कन्वर्ट करना, उनको कन्विंस करना और उनको इस तरह से कन्विंस करना कि वो हमारे प्रोडक्ट को, हमारी सर्विसेज को परचेज करें। ओके, तो ये हमारा लास्ट स्टेप होता है कि जब क्लाइंट हमारा हमारी सर्विस, हमारे प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो ऊपर से हम लोग टॉप टू बॉटम एक बार फिर से देखना शुरू करते हैं। अवेयरनेस, मान लो 1 लाख लोगों तक हमने एडवर्टाइजमेंट किया अपने स्कॉलरशिप टेस्ट का। सेकेंड स्टेप है डिस्कवरी यानी इंगेज विद द ऑडियंस, यानी कि उस 1 लाख लोगों में से 75,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में। ठीक है, फिर थर्ड है कंसिडरेशन, यानी कि उस 75,000 लोगों में से फॉर एग्जाम्पल 60,000 लोगों को हमारी सर्विसेज अच्छी लगी। ठीक है, जिनको हम आगे अप्रोच कर सकते हैं अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ओके, एंड एट द एंड जिन 60,000 लोगों को हमारी सर्विसेज पसंद आई थी, उसमें से हम मान के चल रहे हैं कि 40,000 45,000 लोगों ने हमारी सर्विसेज, हमारी प्रोडक्ट को परचेज किया। ठीक है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं, ट्रैफिक परसेंटेज कम होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये प्रोसेस सबको समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग एक्टिविटी प्लान करते हैं, कैसे वहाँ से हम लोग कोई एक्टिविटी प्लान करने के बाद एडवर्टाइज करते हैं, फिर उस एक्टिविटी को कंडक्ट करवाते हैं। उस एक्टिविटी को कंडक्ट करवाने के बाद वहाँ से हम लोग लीड्स जनरेट करते हैं। ठीक है, लीड्स का मतलब है प्रॉस्पेक्ट जनरेट करते हैं कि कौन कौन हमारा कस्टमर बन सकता है। फिर हमारी सेल्स की टीम उन प्रॉस्पेक्ट्स पे काम करती है और उन प्रॉस्पेक्ट्स को कस्टमर में कन्वर्ट करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, बट अब एक पॉइंट समझने वाला है कि बेसिकली हम लोग दो प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं अर्निंग के लिए। ठीक है, एक हमारा ई लर्निंग, ई लर्निंग पे हम लोग इसी मॉडल के बेस पे काम करेंगे। ओके, और जब इस मॉडल के बेस पे काम करेंगे तो एक बात बहुत माइन्यूटली समझने वाली है कि ई लर्निंग प्रोजेक्ट जो है वो डिसिप्लिन वाला है। ठीक है, ई लर्निंग प्रोजेक्ट पे जब आप हमारे साथ काम करेंगे तो हम आपको और भी बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, और भी बहुत से कोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पर्सनालिटी ग्रूमिंग सेशंस हैं। ठीक है, आपका बिजनेस डेवलपमेंट ग्रोथ सेशंस हैं। ठीक है, यानी कि आपको कैसे बिजनेस डेवलपमेंट के लिए वर्क करना है, कैसे सेल्स इंक्रीज करनी है, कैसे मार्केटिंग ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से करनी है, इसकी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और अगर आप इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ जुड़ते हैं तो ओवरऑल सिर्फ आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट की जगह कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपकी पर्सनालिटी में भी चेंजेस आएंगे। टाइम टू टाइम जब इस तरह के सेशंस होंगे, इस तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तो आपकी पर्सनालिटी में भी चेंजेस आएंगे। क्लियर है? बट अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, हमें बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करना है, हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, सस्टेनेबिलिटी नहीं चाहिए, मेरा बस इतना है कि भाई हमने एक कोर्स सीखा और उसके बाद हम थोड़ा सा भी पार्ट टाइम 1-2 घंटे डेली काम करके हम 6-7-8 हज़ार रुपये अर्न करना शुरू कर दें। ठीक है, अगर आपका ये माइंड सेट है कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करना, आपको बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, आप बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी इन्हेंस नहीं करना चाहते हो, तो फिर आपके लिए हमारा नेक्स्ट मॉडल है जिसे हम कहते हैं ड्रॉपशिप मॉडल। ठीक है, अब ड्रॉपशिप मॉडल सबसे इजी मॉडल होता है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्निंग करना चाहते हो। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो स्क्रीन पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है, तो जो मिडिल में रिटेलर है वो आप हो। ठीक है, जब भी मैं बात करूँगा आप, तो दैट मीन्स जो आपका, आपने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हो, ठीक है, अपना डिजिटल क्लाइंट बेस डेवलप कर रहे हो, उससे मेरा मतलब होगा। ठीक है, तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 3 मेजर पार्ट दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड पे आपको कस्टमर दिख रहा है, मिडिल में रिटेलर एंड राइट साइड में सप्लायर। ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग का जो ड्रॉपशिप मॉडल है, इसमें काम क्या है, आपने अपना एक कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना एक चैनल डेवलप कर लिया। ठीक है, अपना एक क्लाइंट बेस डेवलप कर लिया। उसके बाद आपको करना है कि आपने कुछ सप्लायर से टाई अप किए। ठीक है, आपको प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करने हैं, आपको कोई गोडाउन नहीं बनाना है, आपको वेयर हाउस नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है। आपने कुछ सप्लायर्स से टाई अप किया। ठीक है, सप्लायर से टाई अप करने के बाद आपने क्या किया, उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अपनी वेबसाइट पे या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या अपने फेसबुक पेज पे शो करना शुरू किया अपने क्लाइंट्स के पास। ठीक है, अब वहाँ से आपके क्लाइंट्स ने जिस भी प्रोडक्ट के लिए डिमांड की, आपको बस अपने उस क्लाइंट के ऑर्डर को अपने कस्टमर से लेना है
और सप्लायर को फॉरवर्ड कर देना है। ठीक, बस इतना सा काम है। कस्टमर से आपने ऑर्डर लिया और सप्लायर को फॉरवर्ड कर दिया। ठीक, अब बाकी सब काम सप्लायर का है। उसकी पैकेजिंग करना प्रोडक्ट की, उसको कोरियर करना, कस्टमर तक डिलीवर करना, ये पूरा काम सप्लायर का है। ठीक है, बट चूंकि उसके पास ऑर्डर आपके थ्रू पहुंचा, आप उसको सेल्स करके दे रहे हो, आप उसका बिजनेस इंक्रीज कर रहे हो, तो जैसे ही आपने ऑर्डर सप्लायर को दिया, वो आगे प्रोसेस करके जो भी प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट कस्टमर को पहुंचा देगा और आपका मार्जिन आपको मिल जाएगा, यानी कि रिटेलर को रिटेलर का मार्जिन मिल जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखने में बहुत इजी लग रहा हो कि यार करना क्या है, कस्टमर से ऑर्डर लेना है, सप्लायर को देना है, बीच में पैसे कमाना है। ठीक है, बट इतना इजी नहीं होता है। आपको अपना क्लाइंट बेस अच्छा बनाना पड़ता है। क्लाइंट बेस बनाने के लिए आपको कुछ डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है, वो हम लोग आगे आने वाले सेशंस में समझेंगे कि किस तरह से हम लोग अपना क्लाइंट बेस डेवलप कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके, और ड्रॉपशिप मॉडल में कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मैंने बताया कि जो हमारा ई लर्निंग प्रोजेक्ट है और ड्रॉपशिप मॉडल है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ई लर्निंग में ऑब्वियस सी बात है मेहनत ज़्यादा है। ठीक है, जो लोग स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, जो लोग अपनी पर्सनालिटी ग्रो करना चाहते हैं, जो लोग अच्छी अर्निंग्स चाहते हैं, ई लर्निंग में आप लोग अप टू 50,000 60,000 70,000 तक भी अर्न कर सकते हो पर मंथ। ठीक है, बट ड्रॉपशिप मॉडल में इनिशियली इतनी ग्रोथ नहीं है। आप 6,000 7,000 8,000 मैक्सिमम 10,000 तक अर्न कर सकते हो, 10-12,000 तक महीने का, यूजुअली 1.5-2 घंटे घर पे 2.5 घंटे काम करके। ठीक है, तो आने वाले सेशंस में हम लोग और अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से दोनों पे काम करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे टीम बनानी है, कैसे काम करना है। ठीक है, कैसे ट्रेनिंग सेशंस होंगे, और उसके बाद इस पर वर्क स्टार्ट किया जाएगा। क्लियर है? एनी डाउट टू एनी वन? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर ओवर करते हैं। एंड थैंक यू सो मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए, इतना टाइम देने के लिए। ठीक है, एंड आई एम सेइंग अगेन, पूरे सेशन के बीच में अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे अभी भी कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में जो आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया, टेलीग्राम नंबर दिया गया है, वहाँ पे भी आप अपनी क्वेरीज जनरेट कर सकते हो। ठीक है, एंड आई होप आज का सेशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और अगर आज का सेशन एंजॉय किया है तो बस एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आगे जो भी हमारे ट्रेनिंग सेशंस होंगे, जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे, इस तरह के जो भी वेबिनार्स होंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, सो चलो, थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्यूटीफुल संडे एंड टेक केयर।